नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 23 अप्रैल 2020 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज हमने 4 इश्यूज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जजेस के लिए पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स से संबंधित। दूसरे नंबर पर इशू हम डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ महीनों में लाइफ कैसे हो सकती है, क्या लाइफ नॉर्मल होगी 3 मई के बाद या फिर नहीं होगी। तीसरे नंबर पर हम विलेजेस की रेलेवेंस से संबंधित इशू डिस्कस करेंगे और चौथे नंबर पर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल जुडिशरी की इंडिपेंडेंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, किसी भी देश में जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होकर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी देश की डेमोक्रेसी में जुडिशरी इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं करती है तो वो देश डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहता है। आप एग्जांपल ले लीजिए नॉर्थ कोरिया का, चाइना का। क्या चाइना में जुडिशरी की हिम्मत है चाइना के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के आदेश को स्ट्राइक डाउन कर दे, या फिर नॉर्थ कोरिया में जुडिशरी की हिम्मत है किम सरकार ने जो ऑर्डर पास किया है उसे स्ट्राइक डाउन कर दे? नहीं, क्योंकि देखो ये देश डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं है, यहाँ पर अथॉरिटेरियन रेजीम है। लेकिन वर्ल्ड की जब आप विभिन्न डेमोक्रेसीज को कंसिडर करोगे जिनको अच्छी डेमोक्रेसी माना जाता है, वहाँ पर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होकर काम करती हैं। हमारे संविधान में भी संविधान निर्माताओं ने ये सुनिश्चित करने के लिए कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होकर काम करती रहे काफ़ी सारे प्रोविजंस किए हैं। हमारे संविधान का चैप्टर 4 जो है वो सुप्रीम कोर्ट से डील करता है और चैप्टर 5 हाई कोर्ट से डील करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस की सैलरीज, रिटायरमेंट एज, ये सब गारंटीड है। इवन देखो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करना आसान नहीं है, उनको इम्पीच किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 124 सेक्शन 4 एंड हाई कोर्ट के जज की इम्पीचमेंट हो सकती है अंडर आर्टिकल 217 सेक्शन 1 क्लास बी। और इम्पीचमेंट का स्पेसिफिक प्रोसीजर डिफाइन किया गया है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में। कुल मिला के देखो, कहने का मतलब ये है बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं संविधान में और कुछ एक्ट्स में ये सुनिश्चित करने के लिए जुडिशरी इंडिपेंडेंट होकर काम करें, जुडिशरी बिना किसी डर और लालच के काम करें। जुडिशरी के पास पावर है किसी भी कानून को रिव्यू करने की, जुडिशरी के पास पावर है सरकार के किसी भी ऑर्डर को स्ट्राइक डाउन करने की। हमारे देखो संविधान निर्माताओं ने ये सोचा था जजेस जो हैं रिटायर होके रिटायरमेंट की लाइफ व्यतीत करेंगे। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये तो नहीं सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद भी पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स लेंगे जजेस। लेकिन हुआ क्या है, पिछले कुछ सालों में एक ट्रेंड सा चल पड़ा है। कुछ जजेस को छोड़कर ज़्यादातर जो जजेस हैं वो इच्छुक होते हैं, उन्हें लगता है अगर रिटायरमेंट के बाद भी कोई पोस्ट मिल जाए तो उनकी आगे की जो लाइफ है वो अच्छे से कट जाएगी। इसका देखो एक रीज़न वैसे ये भी है, हमारे देश में जजेस की जो रिटायरमेंट एज है वो दूसरे देशों के अपेक्षाकृत रिलेटिवली कम है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज हमारे देश में रिटायर हो जाते हैं 65 ईयर्स की एज में, और हाई कोर्ट के जजेस रिटायर हो जाते हैं 62 ईयर्स की एज में। अब देखो हुआ क्या, चूँकि ज़्यादातर जज पोस्ट रिटायरमेंट जॉब चाहते हैं, सरकार ने भी जो नए कानून आने लगे उनमें जजेस के लिए पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स का प्रोविज़न करना स्टार्ट कर दिया। मतलब सरकार ने पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स क्रिएट करनी स्टार्ट कर दी जजेस के लिए, ताकि जजेस को रिटायरमेंट से पहले खुश किया जा सके। इवन देखो, जुडिशरी ने खुद ने ही जजेस के लिए काफ़ी सारी पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स क्रिएट कर दी ताकि रिटायर होने के बाद जजेस को वहाँ पे सेटल डाउन किया जा सके। बट देखो, जजेस की इन पोस्ट रिटायरमेंट जॉब से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्या क्या नुकसान होता है हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इससे जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है फॉर्मर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का। जब देखो ये एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम कर रहे थे तो इन्होंने अपने कार्यकाल के लास्ट स्पैन में यानी लास्ट कुछ दिनों में काफ़ी सारी जजमेंट्स दी अयोध्या इशू पर, राफेल केस में, और ये सारी जो जजमेंट्स थी सरकार के पक्ष में थी। और रिटायरमेंट के बाद
इनको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट कर दिया राज्यसभा का सदस्य। और प्रेसिडेंट तो आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करते हैं, यानी सरकार के कहने पर काम करते हैं। तो अब इंप्रेशन ये गया है, चूंकि फॉर्मर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सरकार के फेवर में जजमेंट्स दी, इसलिए सरकार ने उनको रिवॉर्ड दिया है। ध्यान से शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा। राइटर कह रहे हैं इंप्रेशन ऐसा गया है, किसी प्रकार का आरोप लगाने से बच रहे हैं राइटर। तो ये पहला नुकसान होता है जजेस के लिए पोस्ट रिटायरमेंट जॉब से। दूसरा नुकसान देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट है, क्योंकि देखो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स की सहायता से सरकार जजेस की वर्किंग में इंटरफेरेंस करती है। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के कंसेप्ट के अगेंस्ट है। इवन हमारे संविधान के आर्टिकल 80 सेक्शन 3 में ये प्रोविज़न है कि प्रेसिडेंट उन पर्सन्स को राज्यसभा में एज ए मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं जिनके पास स्पेशल नॉलेज है लिटरेचर की, साइंस की, आर्ट एंड सोशल सर्विस की। बट संविधान निर्माताओं ने ये तो देखो कभी नहीं सोचा था कि किसी जज को प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा इस प्रोविज़न का फ़ायदा उठाकर। तो ये संविधान की वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। तीसरा पॉइंट, इससे देखो जनता का जो ट्रस्ट है वो जुडिशरी में कम होता है। जनता को लगता है कि जुडिशरी तो सरकार को खुश करने के लिए अपने फैसले देती है ताकि रिटायर होने के बाद पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स हासिल की जा सकें। नेक्स्ट पॉइंट, इससे डेमोक्रेसी भी कमज़ोर होती है। याद कीजिए आर्टिकल के इंट्रोडक्शन में हमने क्या डिस्कस किया था। देखो किसी भी डेमोक्रेसी को एज ए डेमोक्रेसी फंक्शन करने के लिए ये ज़रूरी है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होकर काम करती रहे। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं करती है, सरकार की जवाबदेही जहाँ पर फिक्स करने की बात आती है वहाँ पर सरकार की जवाबदेही फिक्स नहीं की जाती है, तो मतलब सरकार तो अपनी विम्स एंड फैंसीज के अनुसार काम करती रहेगी, फिर वो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। तो ये हमने कुछ नुकसान डिस्कस किए पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स के। अब बात आती है सॉल्यूशन की। आप सोचिए मन में सॉल्यूशन होना क्या चाहिए। राइटर देखो अच्छा सा सॉल्यूशन देते हैं। राइटर कहते हैं आप एक कानून बना दो, या तो पार्लियामेंट की सहायता से या फिर संविधान को ही अमेंड कर दो कि जजेस जो हैं रिटायर होके कोई जॉब नहीं करेंगे। आप एक काम ये कर सकते हो, जजेस की जो रिटायरमेंट एज है उसे थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाए, 1 या फिर 2 साल या फिर 3 साल भी इंक्रीज किया जा सकता है। इवन फिर भी अगर इच्छा होती है जजेस की, क्योंकि देखो लालच की कोई सीमा नहीं होती, ये प्रोविज़न किया जा सकता है कि आखिरी महीने में जितनी सैलरी जज ने ली थी उसको उतनी ही पेंशन मिलेगी रिटायर होने के बाद। अगर ये प्रोविजंस किए जाते हैं तो जजेस पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स के पीछे नहीं भागेंगे, इंडिपेंडेंट होके इम्पार्शियल होके काम करेंगे। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल आने वाले कुछ महीनों में लाइफ कैसे होगी इससे संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आपके मन में अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे कि 3 मई को क्या लॉकडाउन हट जाएगा या फिर नहीं हटेगा। अगर लॉकडाउन हट जाता है 3 मई को तो उसके बाद लाइफ कैसी होगी, क्या लाइफ वैसी ही होगी जैसी कोरोना आने से पहले थी? इसका आंसर है नो। लाइफ अब देखो हमारी बहुत ज़्यादा बदल जाएगी। हम काफ़ी कुछ पता लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी लाइफ कैसे होने वाली है चाइना से। चाइना में अभी किस प्रकार की सिचुएशन है, चाइना की जो सिटीज़ हैं वहाँ पे क्या हालात हैं, लोगों को किस प्रकार की सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें हमारे देश में भी होने वाली हैं। राइटर का कहना है जब तक देखो कोविड-19 की कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हो जाती है या फिर लोगों में हर्ड इम्यूनिटी नहीं डेवलप हो जाती है, तब तक फिजिकल डिस्टेंस, मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग, ये सब चीज़ें अब डेली लाइफ का हिस्सा बन जाएंगे और लॉकडाउन भी चलते रहेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पूरे स्टेट में, पूरे ज़िले में लॉकडाउन ना इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन जिस सिटी में हालात ख़राब होंगे उस पूरी सिटी को समय समय पर बंद किया जा सकता है, ज़िले को बंद किया जा सकता है, टाउन को ज़्यादा केसेस होने पे पूरी तरह से सील किया जा सकता है। ये चीज़ें
चलती रहेंगी जब तक कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो जाती है या फिर वैक्सीन नहीं डेवलप हो जाती है। चाइना में अभी फ़िलहाल लाइफ कैसी है, इसके देखो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीजिंग में अभी फ़िलहाल कोई भी ऑफिस अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ काम नहीं कर रहा है। मतलब 5-10 लोग ऑफिस में आते हैं, बाकी घर से काम करते हैं। ऑफिस के कैपेसिटी के हिसाब से वहाँ पे जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है कि कितने लोग ऑफिस में आके काम कर सकते हैं। और ऑफिस के काम को भी काफ़ी सारी टीम्स में डिवाइड कर दिया गया है, ताकि अगर किसी टीम का एक मेंबर कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है तो ऐसा नहीं कि पूरा काम ही ठप हो जाए, क्योंकि सिर्फ उस टीम को क्वारंटीन कर दिया जाएगा, वो टीम काम करना छोड़ देगी, लेकिन बाकी जो टीम्स हैं वो काम करती रहेंगी। मतलब धीरे धीरे चाइना के जो ऑफिसेज हैं अब इस रियलिटी से अपने आप को अडेप्ट कर रही हैं कि अगर किसी को कोविड-19 पॉजिटिव हो जाता है तो पूरा ऑफिस जो है वो पैरालिसिस फेज में ना जाए। जब भी आप किसी ऑफिस में एंटर करते हो, मॉल में एंटर करते हो, तो आपकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है, मतलब टेम्परेचर चेक किया जाता है बॉडी का, कोविड-19 के सिम्टम्स का पता लगाने के लिए। फिजिकल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल अनिवार्य है और कई सारी जगहों पर न्यूक्लियर एसिड टेस्टिंग भी की जाती है। न्यूक्लियर एसिड टेस्टिंग में क्या होता है, आपके ब्लड या फिर यूरिन की सहायता से ये पता लगाने की कोशिश की जाती है क्या किसी पैथोजन ने आपके बॉडी में एंटर किया है। पैथोजन्स जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस को डिटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। तो बीजिंग में एक एवरेज एम्प्लॉय की 6-7 बार तो थर्मल स्क्रीनिंग हो ही जाती है। अपने ऑफिस में, अपने बिल्डिंग में एंट्री की तब थर्मल स्क्रीनिंग हो गई, वापस आते वक्त थर्मल स्क्रीनिंग हो गई, मेट्रो में थर्मल स्क्रीनिंग हो गई। इस प्रकार से एक एवरेज एम्प्लॉय की 6 से 7 बार थर्मल स्क्रीनिंग बीजिंग में हो जाती है। और सभी सिटीजन्स के लिए ये कंपलसरी कर दिया गया है कि आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। जैसे हमारे यहाँ पर सरकार एनकरेज कर रही है आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, वहाँ पर भी एक एप्लीकेशन है जिसे डाउनलोड करना सिटीजन्स के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। और उस एप्लीकेशन की सहायता से काफ़ी सारी डिटेल्स मांगी जाती है यूजर से और एक कोडिंग दी जाती है, रेड, ऑरेंज या फिर ग्रीन। रेड रेटिंग का मतलब ये है कि आप पास्ट में किसी ना किसी कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आए हो, इसलिए आपको क्वारंटीन रहने की आवश्यकता है। अगर किसी को ये रेड रेटिंग मिलती है, रेड QR कोड मिलता है, तो वो पर्सन फिर देखो जा नहीं सकता, मॉल्स में नहीं एंटर कर सकता, ऑफिसेज में नहीं एंटर कर सकता। इन सब के बाहर लोग होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं जो आपकी प्रॉपर ढंग से रेटिंग चेक करते हैं। अगर आपकी रेड QR कोड है तो आपको अंदर नहीं आने दिया जाएगा, आपको मेट्रो में ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। और मान लीजिए गलती से आपका टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा है, सिंपल बुखार है, आपको सिंपल बुखार भी तो हो सकता है ना, कोविड-19 इन्फेक्शन नहीं है, फिर भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो भी उसी समय एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। आपको अच्छा लगे या फिर ना लगे, आपको हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। चाइना के शहरों में फेस मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है, मतलब वहाँ पर आपको पब्लिक में कोई भी बिना फेस मास्क के नहीं दिखेगा। इसे स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। फेस मास्क ना पहनना एक पनिशेबल ऑफेंस है। सोशल गैदरिंग भी देखो चाइना की सिटीज़ में अब वैसे नहीं है जैसे पहले होती थी। अभी शादियों पर रोक है, वेडिंग्स नहीं हो रही हैं। रेस्टोरेंट्स ने भी टेबल्स को आधा कर दिया है। किसी रेस्टोरेंट में पहले 10 टेबल थे तो अभी 5 टेबल हैं और एक टेबल पे सिर्फ 3 लोग बैठ सकते हैं। कई सारे रेस्टोरेंट्स ने तो ये प्रोविज़न कर दिया है, अगर कोई खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में आएगा तो एंटर करने से पहले उसके ऊपर डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे किया जाएगा। और कई सारे रेस्टोरेंट्स ने यह भी प्रोविज़न किया है 2 टेबल्स के बीच में आपस में एक प्लास्टिक सीट होगी, ताकि किसी एक टेबल वाले को इन्फेक्शन है तो वो सभी रेस्टोरेंट्स की टेबल्स को प्रभावित ना करें। छोटी से छोटी माइन्यूट डिटेल्स से संबंधित गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं चाइना के नेशनल हेल्थ कमीशन ने। जैसे देखो, वेटर जाएगा किसी टेबल पर खाना लेकर तो सिर्फ वो उसी टेबल के लिए खाना लेकर जाएगा, ऐसा नहीं कि आप 2 टेबल्स के लिए डिश लेके चले जाओ एक ही समय। तो देखो इतनी स्ट्रिक्ट और माइन्यूट गाइडलाइंस जारी की गई हैं चाइना में। नेक्स्ट, बार और पब्स में भी पहले की तरह उतने लोग अब नहीं देखने को मिलते और इवन रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं। चाइना में देखो हुआ क्या है,
अब जो इन्फेक्शन के केसेस आ रहे हैं वो इम्पोर्टेड इन्फेक्शंस हैं, मतलब दूसरे देशों से जो लोग आ रहे हैं उनके कारण इन्फेक्शन के नए केसेस सामने आ रहे हैं। तो इस वजह से चाइना में जीनोफोबिया भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जीनोफोबिया मतलब जब आप दूसरे देश से आए लोगों को से नफरत करते हो, उन्हें पसंद नहीं करते, उनके खिलाफ प्रीजुडाइज्ड हो, तो इसे कहा जाता है जीनोफोबिया। तो चाइना के लोगों में अब बाहर से आए लोगों के खिलाफ एक प्रकार से डिसलाइक देखने को मिल रहा है। जिम, स्विमिंग पूल्स, सिनेमा हॉल्स ये सब तो बंद हैं और ये इतना जल्दी खुलने वाले भी नहीं हैं। स्कूल, कॉलेजेस ये भी बंद हैं। एजुकेशन पूरी तरह से चाइना में फ़िलहाल ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। 300 मिलियन चाइनीज़ जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के और यूनिवर्सिटीज़ के, वो डेली ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। नए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। ट्रैवल और टूरिज़्म, सबसे ज़्यादा नुकसान तो देखो इन सेक्टर्स को पहुंचा है और आने वाले समय में भी ये जो सेक्टर्स हैं वो पहले की तरह नहीं होने वाले हैं। काफ़ी समय लगेगा जब टूरिज़्म या फिर ट्रैवल पहले की तरह चलने लगेगा। होटल्स में रूम आसानी से नहीं मिलता। रूम देने से पहले जो होटल ओनर्स हैं वो ना सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं बल्कि न्यूक्लियर एसिड टेस्ट का सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, तब जाके रूम मिलता है। और इंटरसिटी ट्रैवल भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। कोई पर्सन एक सिटी से दूसरी सिटी में जाता है तो दूसरी सिटी में जाने के बाद उसे 14 दिनों तक अपने आप को क्वारंटीन में रखना पड़ता है। तो लोग बहुत कम एक सिटी से दूसरी सिटी की यात्रा करने लगे हैं। एयर ट्रैवल भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। एयर ट्रैवल जो लोग अभी फ़िलहाल करते हैं चाइना में, कई सारी एयरलाइंस एयर ट्रैवल से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करती हैं, उनको हजमत सूट दिया जाता है पहनने के लिए, तब जाके वो प्लेन में बैठ सकते हैं। इवन एमिरेट्स जैसी जो एयरलाइंस हैं वो तो क्विक टेस्ट कंडक्ट करती हैं जिनका रिजल्ट आ जाता है 10 मिनट में, क्या कोविड-19 के सिम्टम हैं या फिर नहीं है, तब जाके प्लेन में यात्रा करने के लिए अलाउ किया जाता है। लॉकडाउन की वजह से चाइना में बहुत सारी बिजनेस फर्म्स अब फेल होने की कगार पर आ गई हैं। तो चाइना की सरकार क्या कर रही है, लोगों को 30-30 दिनों के स्पेंडिंग के वाउचर्स बांट रही है फ्री में, ताकि लोग खर्च करें और जो बिजनेस फर्म्स हैं वो फेल ना हों, डिमांड इकोनॉमी में चलती रहें। वीकेंड अब 2 दिनों के बजाय 2.5 डे का होता है। तो कहने का मतलब देखो यही है, आने वाले महीनों में लाइफ अब पहले जैसी नहीं होने वाली हैं। जो चीज़ें अभी चाइना की सिटीज़ में देखने को मिल रही हैं वो सब चीज़ें इंडिया की सिटीज़ में भी देखने को मिल सकती हैं आने वाले कुछ महीनों में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल विलेजेस की रेलेवेंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कोविड-19 के क्राइसिस हमें मौका देते हैं कि सरकार ने पास्ट में काफ़ी सारी जो पॉलिसीज़ बनाई है उनको रिव्यू किया जाए। जैसे सबसे पहले बात की जाती है राइटर के द्वारा पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन की। ये 2 ऐसे एरियाज़ हैं जिन्होंने इंडिया में डिसाइसिव टर्न लिया 1990s में। 1990s की ये बात है। काफ़ी सारे स्टेट्स ने डॉक्टर्स को और टीचर्स को परमानेंट अपॉइंटमेंट लेटर देना छोड़ दिया। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर टीचर्स को रिक्रूट किया जाने लगा, डॉक्टर्स को रिक्रूट किया जाने लगा। मकसद ये था कि हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लिए ओपन किया जा सके। और हम जो 1990-91 में एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आए थे उसी के तहत ऐसा किया जाने लगा था विभिन्न स्टेट्स के द्वारा। उस समय हमारे देश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इमर्ज होकर आने लगी। हर एक सेक्टर में, रोड्स को बनाना हो, स्कूल्स बनाना हो, ऑलमोस्ट हर सेक्टर्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दिखने लगी। स्टेट ने बहुत सारे सेक्टर से अपने पैर पीछे खींच लिए और प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए स्टेट ने रूल बनाने स्टार्ट किए। समझ गए? मतलब सरकार सिर्फ रूल बनाती प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, आपको ऐसे काम करना है, और सरकार ने खुद ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना छोड़ दिया। काफ़ी सारे सेक्टर्स में सरकार को लगने लगा प्राइवेट सेक्टर एंटर करेगा तो वो अपने आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेगा। जैसे स्कूल्स की बात कर लीजिए, काफ़ी सारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो ओपन हो गए, काफ़ी सारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किए। तो सरकार को लगने लगा अब हम
थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर एंटर कर गया है इन सेक्टर्स में। इसका रिजल्ट ये निकला कि सरकार, जैसा हमने डिस्कस किया, सरकार ने रिक्रूट कम करना स्टार्ट कर दिया। जो एस्पायरेंट्स थे वो कई सालों तक इंतजार करते वैकेंसीज के निकलने का, लेकिन सरकार वैकेंसी नहीं निकालती। और इसका खामियाजा देखो अब हमें भुगतना पड़ रहा है। कोविड-19 की महामारी के दौरान आप देख सकते हो डॉक्टर्स की भारी कमी महसूस की जा रही है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है फिलहाल के समय में। तो आवश्यकता ये है, 1990s में सरकार ने जो पॉलिसीज़ बनाई थी हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर से संबंधित, उनको रिव्यू किया जाए। हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने से सरकार अपने पैर पीछे ना खींचे। अब इसके बाद बात करते हैं विलेजेस की रेलेवेंस की। देखो, एक समय ऐसा था जब हमारे देश में विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट यूनिट्स हुआ करते थे। मतलब विलेज में वो हर चीज़ उपलब्ध होती थी जिनकी आवश्यकता होती है डेली लाइफ में। इवन गांधी जी ने भी विलेजेस को एज ए सेल्फ सफिशिएंट यूनिट प्रमोट करने की बात कही थी। बट देखो, पिछले कुछ सालों में धारणा हमारे देश के पॉलिसी मेकर्स में ये बन रही है कि विलेज एक वायबल यूनिट नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। धारणा ये बन रही है, अगर विलेजेस से लोग शहरों में आते हैं तो वहाँ पर उन्हें बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करना आसान है, बिजली प्रोवाइड करना आसान है, रोज़गार देना आसान है, जबकि गांव में ये सारी व्यवस्था नहीं की जा सकती। पॉलिसी मेकर्स ने ये भी समझाने की कोशिश की कि अर्बनाइजेशन हमारे देश में हो रहा है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट है। किसी भी देश में ऐसा होता है, जब वो देश इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा अचीव करता है तो उस देश में अर्बनाइजेशन होता है, लोग गांव से शहरों में जाते हैं, और हमारे देश में भी यही हो रहा है। तो अर्बनाइजेशन इज़ क्वाइट नॉर्मल। ये भी बताने की कोशिश की गई कि गांव में आने वाले समय में लाइफ अनवाइबल हो जाएगी। एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग एंटर करना नहीं चाहते, जो यूथ हैं, क्योंकि अब पहले की अपेक्षाकृत एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉफिटेबल नहीं है। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट, क्राफ्ट्समैन, ये सब भी पहले के जितना प्रॉफिटेबल नहीं है। इसलिए सरकार ने गांव में ज़्यादा इन्वेस्ट करना भी छोड़ दिया। ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना सरकार ने छोड़ दिया विलेजेस में। शहरों की तरफ सरकार ने ज़्यादा ध्यान दिया। रिजल्ट ये निकला, टीचर्स, डॉक्टर्स ये अब गांव में जाना नहीं चाहते। इनकी शिकायत है कि गांव में तो इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, इसलिए वो गांव में जल्दी सी काम करने के लिए तैयार नहीं होते। हाँ, एक चीज़ अच्छी सरकार ने ये की है कि काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई हैं, खास करके रूरल एरियाज़ के लोगों के लिए, ताकि वो अपनी मिनिमम नीड्स को पूरा कर सकें। जैसे देखो, मनरेगा स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम है, इस प्रकार की काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि गांव के जो लोग हैं अपने आप को जिंदा जरूर रख सकें, अपने मिनिमम नीड्स को पूरा कर सकें। बट देखो, अभी कोविड-19 के क्राइसिस के दौरान हमने देखा किस प्रकार से लोग शहरों से गांव की तरफ जा रहे हैं। बहुत से लोग जो पहले गांव से शहरों में आए थे काम करने के लिए, वो काफ़ी सालों से शहरों में रह रहे थे, बावजूद इसके वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे थे। उन्हें किसी प्रकार का कोई सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं हासिल था, और अब वो अपने गांव में जाने के लिए मजबूर हैं। तो ये एक ऐसा समय है कि हम रियलाइज़ करें कि देखो, अर्बनाइजेशन एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है। हम प्रयास करें तो गांव में भी लाइवलीहुड के अवसर पैदा कर सकते हैं। हम कोशिश करें तो गांव में भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, ताकि गांव के जो लोग हैं वो शहरों की तरफ ना भागें, उन्हें गांव में ही बेसिक एमिनिटीज़ और लाइवलीहुड के अवसर मिल जाएं। ये सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल यूएसए की इमिग्रेशन पॉलिसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप ने ये अनाउंस किया कि वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की सहायता से ये प्रोविज़न करेंगे कि आने वाले 60 डेज़ में यूएसए में लीगल जो इमिग्रेशन है वो सस्पेंड रहेगा। मतलब
आने वाले 60 डेज़ के लिए किसी को भी ग्रीन कार्ड नहीं दिया जाएगा यूएसए की सरकार के द्वारा। ग्रीन कार्ड मिलने का मतलब देखो ये होता है कि परमानेंट रेजिडेंस आप प्राप्त कर सकते हो यूएसए में, परमानेंटली यूएसए में रह सकते हो। और ग्रीन कार्ड मिलने के कुछ साल बाद उस पर्सन के द्वारा यूएसए की सिटीजनशिप के लिए भी अलाउ किया जा सकता है। यूएसए के राष्ट्रपति ने कहा ये ऑर्डर हम इसलिए इम्प्लीमेंट करेंगे कि यूएसए में रहने वाले लोगों के लिए हमें जॉब्स प्रोटेक्ट करनी है। कोविड-19 की महामारी की वजह से बहुत सारा जॉब लॉस होगा, तो हम चाहते हैं कि हमारे लोग जॉब्स प्राप्त करें, उनको प्रायोरिटी दी जाए जॉब्स के मामले में। राइटर ये कहते हैं देखो इमिग्रेशन को 2 महीने के लिए बैन करके इतना फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो इमिग्रेंट्स हैं उन्होंने यूएसए की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आज जो यूएसए है उसको यूएसए बनाने में इमिग्रेंट्स ने अपनी एक बड़ी भूमिका निभाई है। यूएसए जिस चीज़ के लिए जाना जाता है मल्टीकल्चरलिज्म, वो इंश्योर करने में भी और यूएसए को एक मल्टीकल्चरल कंट्री बनाने में भी इमिग्रेंट्स ने एक बड़ा रोल प्ले किया है। लेकिन यूएसए के राष्ट्रपति यहाँ पर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। जो उनका वोट बैंक है यूएसए में, ब्लू वर्कर, उनको खुश करने के लिए यूएसए के राष्ट्रपति ने ये दांव चला है और अपनी फेलियर से वो ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि यूएसए इस महामारी पर काबू पाने में अभी तक सफल नहीं हो पाया है। ऑलमोस्ट 7 लाख लोग यूएसए में इस बीमारी से अभी फ़िलहाल इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो ध्यान भटकाना चाहते हैं यूएसए के राष्ट्रपति, शायद इसीलिए उन्होंने इसी प्रकार का ऑर्डर पास किया है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 4 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।